हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड की जो तैयारी है ना बहुत सुपर चल रही होगी। तो चलिए आपकी तैयारी को और ज़्यादा सुपर से ऊपर लेकर के चलते हैं और आज हम बात करेंगे जो प्रश्न संख्या 1 है। देखिए बात तो आज भी हम 4 प्रश्न और 4 उत्तर के बारे में करेंगे, लेकिन जो आज का प्रश्न है ना, पहला प्रश्न कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है धातुओं तथा अधातुओं में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। समझ जाइएगा, कभी कभी पूछता है धातु अधातु में अंतर बताइए, तो उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर आप आसानी से बता सकते हो, आप किताबों से भी पढ़ लेना। लेकिन जब वो पूछ देगा कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बताइए, तब आप फंस जाएंगे भैया। इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ कितना प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर। पहले हम धातु के बारे में बात करेंगे और जब धातु हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तब हम बात करेंगे अधातु के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोल रहा है धातु में, बोल रहा है धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं तथा ये एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। आपको मैंने बताया था जब भी कोई भी धातु हो, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर धनायन बन जाता है, यानी धन आवेश आ जाता है। और कोई भी अगर तत्व हो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो ऋणायन बन जाएगा। बस ये दिमाग में रखना, देने वाला धनात्मक, लेने वाला ऋणात्मक, बस इतना ध्यान रखना। तो यही बोल रहा है कि जो धातुएं हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया है, त्याग कर दिया है, तो ये एक धनायन बन गया है। ऐसे ये कैल्शियम है, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना दिखा रहा है, प्लस का मतलब हो गया निकल गया है, तो इस पर 2 आवेश आ गया। पहला पॉइंट क्लियर, वेरी गुड। दूसरा बिंदु देखिए, कह रहा है धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। यह ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। कितना प्यारा है। कह रहा है कि पहले जो धातु है ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करने पर ये धातु ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे Na2O बनाया है तो ये सोडियम ऑक्साइड बना है। यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, कंफ्यूज मत होना, ये सोडियम ऑक्साइड है। जैसे ऊपर ये सोडियम था ना, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, चलो घबराना मत, ये सोडियम है तो ये सोडियम आयन बना है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये क्या बना है, ये सोडियम आयन बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब सोडियम ने ऑक्सीजन से क्रिया करा तो सोडियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे ये कैल्शियम है तो ये कैल्शियम आयन हो जाएगा। खुद लिख लेना, इतना तो, इतना बुद्धू भी नहीं हो आप लोग, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे होशियार हो, लेकिन लिख लेना ठीक है। अब जो सोडियम ऑक्साइड था इसने जब जल से क्रिया करा ना तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया भैया, क्षार बन गया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार आ चुका है यहाँ पर, ध्यान रखना। वही बात बोला है कि धातुएं पहले ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, और यह ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार बनाते हैं। तो ये भी क्षारीय ऑक्साइड होगा और ये आपके पास क्या हो गया, क्षार हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कह रहा है धातुएं अपचायक की तरह कार्य करती हैं, वे इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती है। तो देखिए ये धातु है, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इस पर आयन हो गया तो ये फिर से सोडियम आयन बन गया। तो वही बोल रहा है कि जो भी धातु हो या जो भी तत्व हो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो उसमें अपचायक का गुण पाया जाता है। इसको खोपड़िया में बैठा लीजिए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। कह रहा है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि जल वाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये सोडियम हो गया, ये जल वाष्प हो गया, या फिर आपके पास जल मान के चल लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला सेम है। तो ये हो गया जल वाष्प पे क्रिया करके 2NaOH बनाया और ये 2H2 हाइड्रोजन गैस उड़ गया। ये तीर ऊपर है ना, उड़ गया, ठीक है ना। तो देखिए अभी हमने केवल बात करा है धातु के बारे में, धातु का जो हमने रासायनिक गुणधर्म हमने देख लिया यहाँ पर, यानी रासायनिक गुण के आधार पर हम धातु को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अब चलते हैं, हम बात करेंगे अधातु के बारे में, यानी अधातु के
जो गुण है ना, मतलब रासायनिक बेस पर जो उसमें बातें हैं किसके बारे में, अधातु के बारे में, तो देखेंगे। तब फिर आप दोनों को मिलाना तो आपको धातु और अधातु में अंतर प्राप्त हो जाएगा। किस बेस पर? रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, तो देखिए हमने अभी जो पढ़ा था वो धातु के बारे में समझ गए कि यानी धातु के बारे में अगर हम समझेंगे रासायनिक गुण के आधार पर, तो धातु समझा दिया मैंने आपको। अब आधातु के बारे में समझते हैं। आधातु को अगर हम डिवाइड करेंगे यानी बांटेंगे किसके आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर। तो देखो कैसे समझेंगे। बोल रहा है अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं तथा ये एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, तो देख सकते हो आप यहाँ पर क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं ना तो ये एक इस पर ऋण आयन चार्ज हो गया, तो ये क्लोरीन क्या बन गया? आयन बन गया, ऋणात्मक आयन। ऐसी ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर 2 ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, ऋण आयन आ जाएगा। तो ये क्लोरीन आयन हो गया और इधर ये आपके पास ऑक्सीजन आयन हो गया। समझ में आ गया? कैसा आयन है? ऋण आयन, क्योंकि ऋण आवेश है। ठीक है, फिर अगला बिंदु बोल रहा है अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। देखो भैया बहुत प्यारा सा ये कॉन्सेप्ट है। फिर बोल रहा है जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, तो ये कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ घुला, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जल के साथ मिला दिया तो कार्बोनिक अम्ल बन गया। ये ध्यान रखना भैया कि जो आपकी धातुएं होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके पहले अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाएगी, या तो अम्लीय बनेगा या उदासीन बनेगा, और उसके बाद वो किससे अभिक्रिया करेगा? जल से, और जल से अभिक्रिया करके क्या बना देगा? कार्बोनिक अम्ल बना दे, यानी अम्ल बनाते हैं। बस ये ध्यान रखना। अगला बोल रहा है कि जो अधातुएं होती हैं ना वो तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती है। जब तनु अम्लों से क्रिया नहीं करेगी तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं निकलेगी। इसको दिमाग में बैठा दीजिए। ठीक है, फिर बोल रहा है अगला बिंदु बोल रहा है अधातुएं एक ऑक्सीकरण की तरह कार्य करती है, वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। तो देखो ये क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, इस पर ऋण आयन बन गया। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार करता है, और कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को दान करता है, छोड़ता है, तो उस पर क्या होता है? धनावेश हो जाता है, तो वो अपचायक की तरह व्यवहार करता है। बस ये ऑक्सीकारक और अपचायक को भी खोपड़िया में बैठा लीजिए। परेशान बहुत करता है भाई ये। आसान चीजें सभी को आती है, लेकिन लॉजिक वाली चीजें किसी को नहीं आती है। वो आपको आना चाहिए, तभी आप अच्छे बन पाओगे। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कुछ चीजें मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, कुछ चीजों के लिए आप क्या करोगे? किताबों में देखोगे, जाओगे, ढूंढोगे। समझ में आ रहा है? और एक चीज़ ध्यान रखो, इधर बगल में सब्सक्राइब लिखा होगा, देखो अपने उधर जहाँ पर वीडियो चल रही है उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर बस दबा दीजिए। उसके बगल में घंटी का निशान होगा, उस पर भी दबा दीजिए। और लाइक का बटन जैसे करके अंगूठा सा होगा ना, उस पर भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा? बस होगा कुछ नहीं, हम लोगों को थोड़ा सा पावर मिलेगा और अच्छी वीडियो बनाने की। ठीक है, बस इतना कोऑपरेट कर देना। ओके, अब चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बोल रहा है मिश्र धातु में, कह रहा है मिश्र धातु 2 धातुओं या एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण होता है। एक धातु है और एक अधातु है, इनका समांगी मिश्रण का मतलब होता है ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों की मात्राएं किसी निश्चित अनुपात में हो। ठीक है, यदि एक धातु पारा है तो इसे अमलगम कहते हैं। अगर हमारे पास कोई 2 धातु आपने लिया है और एक धातु उसमें अगर पारे को मिलाते हो तो वो अमलगम बनाएगा। बस ये दिमाग में डाल लीजिए, दूसरा कोई सा भी धातु हो। ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए। कह रहा है जैसे कांसा एक आपके पास मिश्र धातु है। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है। इस कांसे को बनाने के लिए आपको कॉपर चाहिए 90% और टीन चाहिए 10%। तो देखो भाई कांसा में 2 चीजें मिक्स हैं, ये ध्यान रखना। जैसे तुमने सुना होगा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, तो जो ब्रॉन्ज मेडल होता है ना उसमें कॉपर प्लस टीन दोनों मिक्स होते हैं, ये ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो।
स्टेनलेस स्टील में आयरन 74% होता है, क्रोमियम 18% होता है और निकेल कितना हो गया 8% के आसपास होता है। तो इस प्रकार से मिश्र धातु बनते हैं। दिमाग में बैठ गया मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब समझ रहे हो ना, यानी दो धातु का या फिर एक धातु और एक धातु का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण आपके पास मिश्र धातु कहलाता है। अब चलते हैं मिश्र धातु का निर्माण, यानी मिश्र धातु का निर्माण किया कैसे जाता है। तो बहुत सिंपल है। मिश्र धातु बनाने के लिए सबसे पहले उनको आपको गर्म करके पिघलाना पड़ेगा। अब पिघला करके फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, निश्चित अनुपात में दूसरे धातु या फिर अधातु को मिला देना पड़ेगा। इतना ही तो करना पड़ेगा। तो बोलो, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, मिश्र धातु को बनाने के लिए पहले धातु को पिघलाया जाता है, उसके पश्चात उसमें, यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके पश्चात उसमें दूसरी धातु या अधातु निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। फिर मिश्रण को कमरे के ताप पर ठंडा किया जाता है। बस यही था मिश्र धातु, कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा बकेती नहीं लिखनी है। जितना पूछा है केवल उतना ही लिखना है। समझ में आ रहा है? मेहनत कर लो। अभी 10वीं में बढ़िया मेहनत कर लोगे ना, तो 11वीं 12वीं में खूब दबा के मेहनत करना, फिर तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। फिर नीट और जेई जो भी तुम्हारी क्षमता है उस हिसाब से मेहनत करना, फिर देखना तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और अगर फालतू गए इधर उधर दोस्ती यारी में पड़े एक बार, फिर बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, कितना अच्छा सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितना अच्छा सवाल, देखो यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है, अशुद्ध कॉपर के शुद्धिकरण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी आपके पास अशुद्ध कॉपर है, अब उसको शुद्ध कैसे करना है। चित्र के माध्यम से तो बहुत आसानी से समझा दूंगा। देखो यहाँ पर बैटरी लगाया है, ये आपका अशुद्ध कॉपर की रॉड है, और इसको जब हमने किसी अम्लीकृत कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो इसके ऊपर जितने अशुद्धियाँ थी सब हट गई। यहाँ एनोड पंख बना दिया इसने, यहाँ पर हट गया, मतलब इसकी जो अशुद्धियाँ थी बिल्कुल हट गई। और ये किस रूप में बन गया, ये शुद्ध रूप में हमको कॉपर कैथोड के रूप में प्राप्त हो गया। बस चित्र के माध्यम से तो डायरेक्ट है हमारे पास। अब इसकी बकेती यहाँ लिखी हुई है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉपर का विद्युत अपघटनीय शोधन। तो विद्युत अपघटनीय शोधन करा जाता है, तब जाके हमको अच्छा से कॉपर प्राप्त होता है। कह रहा अशुद्ध कॉपर धातु का एनोड ब्लॉक बनाया जाता है, जो कि ये बनाया है अशुद्ध कॉपर धातु का एनोड ब्लॉक। शुद्ध कॉपर की पतली प्लेट का कैथोड बनाया जाता है, एक शुद्ध पतली प्लेट का कैथोड यहाँ हमने बना दिया। विद्युत अपघटनी टैंक में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीकृत कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघट्य लिया जाता है। अब ये विलयन का विद्युत अपघट्य लिया है, दिख रहा है ना, पानी जैसा जो दिख रहा है, लिया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध कॉपर प्लेट एनोड से Cu2 पॉजिटिव आयन के रूप में विलयन में जाता है, तथा समान मात्रा में विलयन से Cu2 पॉजिटिव आयन कॉपर के रूप में कैथोड पर जमा हो जाता है। जितना यहाँ से जाएगा उतना ही इस पर जमा हो जाएगा कैथोड पर, लेकिन जो कैथोड पर जमा होगा ना वो शुद्ध कॉपर होगा। तो देखो इसकी अभिक्रिया भी दे दी है, कॉपर था, ये किस रूप में बदल गया, आयन के रूप में। 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो आयन में बदल गया। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिया है, और फिर ये कॉपर उदासीन मिल गया, तो ये एनोड पर मिल रहा है, ये कैथोड पर मिल रहा है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ऑक्सीकरण, ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो अपचायक प्रवृत्ति, ये ध्यान रखना, ठीक है, कठिन नहीं है। 2 रॉड लिया है, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिससे कि मैंने एग्जांपल लिया। देखो ये 2 रॉड है मेरे पास, ठीक है, ये 2 रॉड है, तो ये मेरे पास अशुद्ध कॉपर है, ये शुद्ध कॉपर है। मैंने दोनों को मिला दिया, किसमें, अम्लीकृत विलयन में डाल दिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट के। अब डाला मैंने तो इसको कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी से, जैसी धारा प्रवाहित कराया तो अशुद्ध, अब माना ये जो अशुद्ध था ना आपका, तो अशुद्ध से क्या हुआ था, शुद्ध पे जाने लग गया। अब इसको अशुद्ध मानोगे तो ये शुद्ध होगा, और ये अशुद्ध मानोगे तो ये शुद्ध होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अशुद्ध से कहाँ चला जा रहा है, शुद्ध पर चला जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कॉपर का शुद्धिकरण कर सकते हैं, अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर निकाल सकते हैं, यानी अनप्योर से प्योर। समझ में आ गया है ना? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस डायग्राम को बीचों बीच में बनाना साफ साफ, मैं बस जगह की वजह से मैंने ऐसा बनाया है, और लिख देना जो भी पार्ट्स है। देखो विज्ञान में कुछ भी हो, किसी भी कोने में हो, किताब के कोई भी कोने में, आपका सिलेबस का है ना,
चित्र बहुत अच्छे से पढ़ना, जितने डायग्राम है ना, डायग्राम को तो अलग ही एक सीरीज बना लो, बढ़िया तरीके से नोट्स बना लो डायग्राम की, उसके पार्ट्स, उसके फंक्शन यानी उसकी क्रिया वगैरह सब, बहुत फायदा मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। बस पढ़ने की आदत डाल लो, लत डाल लो पढ़ने की, फायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 के बारे में। तो देखिए अब है प्रश्न संख्या 4 आपके पास, बोर्ड पर देख लीजिए, बड़ा प्यारा सा है, कह रहा है वेसेमर परिवर्तक का नामांकित चित्र बनाइए। देखो जो हमने पीछे पढ़ा था ना कॉपर का शुद्धिकरण, यहाँ पर भी हम कॉपर निकालते हैं, बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ भी नहीं है। देखो इसमें एक इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें मैग्नीशियम लाइन होती है बहुत सारी, और मैट लगी होती है नीचे, इस मैट में आपके पास फेरस सल्फाइड होता है, ठीक है, उपस्थित होगा। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो आपके पास फेरस सल्फाइड है ना, ये किस में बदल जाता है, फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है। तो देखो फेरस सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड में बदला, और फेरस ऑक्साइड ने बालू के साथ अभिक्रिया करा तो धातुमल में बदल गया। अब इसी तरीके से देखो इसको पढ़ करके समझते हैं क्या कह रहा है। जब मैट को गर्म किया जाता है तो मैट में उपस्थित फेरस सल्फाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर फेरस ऑक्साइड बनाता है, जो बालू SiO2 से मिलकर धातुमल FeSiO3 बनाता है। इसे धातुमल के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है। तो इससे ये अभिक्रिया करा, ये बनाया, और फिर इससे इसने अभिक्रिया करा, ये धातुमल बना दिया। फिर कह रहा है धातुमल बनने के बाद क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर धातु बनाता है। तो देखो तो हमारे पास ये क्यूप्रस सल्फाइड है, ये ऑक्साइड के साथ क्रिया कर दिया तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया। तो क्यूप्रस सल्फाइड की जब क्यूप्रस ऑक्साइड से अभिक्रिया कराया तो हमें कॉपर प्राप्त हो गया। तो यही काम है वेसेमर परिवर्तक का। अच्छे से आपको ज़्यादा बकेती, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं लिखनी, जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं आपको वही लिखनी है समय के हिसाब से। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कमेंट करें, कमेंट जरूर करा करें आप लोग, जैसा भी आपको वीडियो लगता है आप कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा अच्छे से देखा करो, अच्छे से नोट्स बनाया करो। कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा, कुछ और भी क्वेश्चन आपको देता रहूँगा। कोई डाउट होगा तो मैं डाउट भी क्लियर करा दूंगा। तो चलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए। अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।